अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और आबाद रखे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं सुबह चली गई थी जॉब पे और इस टाइम जो है वो मैं वापस आई हूँ, तो ये हमने एक पैकेट रिसीव किया है। तो मैं अब स्टॉप करूँगी तो आप लोग सुनें कि ये क्या है और बाद में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी कि इसमें क्या-क्या कुछ था। Oh, die haben die mir noch kostenlos erzeugen. Die habe ich gar nicht bestellt. Whitening. Straps? Nein. Pencil. Habe ich geschenkt gekriegt. Das ist Cool, oder? अब वो क्या इनके पैसे भेज दिए मैं तूने या Nein. ये क्या Zahnpasta. Also ये sowas, सीरम लिखा होगा sowas wie, ja, das ist aber für die Zähne. और उसमें क्या है वो बड़े वाले डिब्बे में लेट टीथ वाइटनिंग किट विद पफ प्लस व्हाट इज दिस। अच्छा जी, किन्जा ने ये स्माइल सीक्रेट के नाम से एक गैजेट ऑर्डर किया हुआ था अपने लिए, तो वो आज हम लोगों ने रिसीव किया है। तो वही उसकी पैकिंग खोल रही थी। दांतों को सफ़ेद करने के लिए ब्लीचिंग है, इसके अंदर सीरम था दांतों के ऊपर लगाने के लिए, जो डेंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं ना, ये वो है इसके अंदर। और इसके अलावा वाइटनिंग पेंसिल थी एक, और ये साथ में सान पास्ता वगैरह ये है। ये लगा के इसने, तो ये गैजेट इसने अपने दांतों पे लगाना है और अपने हैंडी के साथ अनशलीसन करना है, और फिर बाद में जी दांत बड़े चिट्टे सफ़ेद हो जाएंगे। अब जब होंगे तो फिर मैं आप लोगों को खैर मैंने कौन सा मैं किन्जा को दिखाती नहीं हूँ, लेकिन अभी इसने ट्राई करना है तो फिर ही पता चलेगा कि ये क्या है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये इसने अपने लिए ऑर्डर किया हुआ था और आज हमने ये रिसीव किया है। और इसके लिए भी इसने एक टिकटॉकर है उसका कोड यूज़ किया है। नॉर्मल इसकी प्राइस 180 है, इसको ये 50 की रेंज में मिला है और बहुत अच्छी चीज़ है बकौल किन्जा के। अभी मुझे वैसे क्योंकि ये मेरी नहीं है ना ही मुझे पता है, तो मैं तो वैसे ही जो हमारे घर में चीज़ें आती हैं, जब से मैंने ये यूट्यूब का सिलसिला शुरू हुआ है, तो मैं छोटी छोटी जो भी बच्चे मंगवाते हैं वो छोटा आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना होता है, तो इसलिए फिर मैंने इसे साथ आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो इस टाइम मैं और अरहम हम लोग जा रहे हैं, हमारी एक अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास। तो आज की वीडियो में आपको पहले भी दांतों से रिलेटेड ही कुछ मैंने आपको दिखाया है। ये बाय चांस ही ऐसा हो गया है क्योंकि हमारी ये अपॉइंटमेंट तो हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले की ली हुई है। पहले भी यानी थी हमारी अपॉइंटमेंट, तो उस दिन मेरा कोई मूड नहीं था जाने का, फिर हम लोगों ने वो कैंसिल की, तो फिर आज की हमें मिली हुई है। तो मेरी और अरहम की ज़्यादातर अपॉइंटमेंट इकट्ठी होती है, इसलिए कि फारा राय से बंदा बच जाए। पहले मैं अरहम को लेके जाऊँ, फिर जब कभी मेरी हो तो फिर मैं जाऊँ, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अरहम के साथ ही अपनी अपॉइंटमेंट रख लूँ। एक्चुअली इशू मुझे कोई भी नहीं है दांतों का, लेकिन मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि जो हमारा जो क्रंकन फिजिशियन है ना, जो हमारी इंश्योरेंस होती है, तो वो पे करती है दांतों की सफाई वगैरह साल में एक दफ़ा। तो आज से कुछ अर्सा पहले तक तो ऐसे होता था कि बच्चों की इतनी अपॉइंटमेंट्स होती थी, कभी किसी के साथ कहीं जाना, कभी कहीं, तो अपनी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो अब मैंने सोचा है कि क्यों ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, तो क्यों नहीं करवानी चाहिए। और वैसे भी मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे ख़ुद को ना जाना डॉक्टर, ये ख़ासकर सान आर्ट्स के पास। मेरे हस्बैंड बड़े चोर हैं इधर आने के लिए। उनको यूँ लगता है कि नहीं मुझे दर्द होगी और ये और वो, लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आता है सही। वो जब सफाई वगैरह दांतों की करती है ना, बाद में इतना अच्छा गफ्यूल आता है इंसान को, दांत से ही चमकते हुए निकल आते हैं। तो मैं तो ज़रूर आती हूँ साल में एक दफ़ा। और अरहम के साथ ये है कि इसे पिछले दिनों प्लाक और कारिस का इशू था, तो डॉक्टर ने अब इसको ना ऑब्ज़र्व करने के लिए इसको आए दिन तो खैर नहीं, हर कह लें कि 6-8 हफ्ते के बाद इसको अपॉइंटमेंट मिलती है। और वैसे भी अब आज इस टाइम तो इसके दांतों का उसने कर दिया ट्रीटमेंट, जो सफाई वगैरह करनी थी वो करके। तो अब उसने हमें ये कहा है कि इसको आप लोग कीफ़ा ऑर्थोपेडिक को भी दिखाएं, ताकि इसको ब्रेसेस वगैरह जो लगने हैं वो लग जाएं। क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो तब इसने कहा था कि अभी अरहम के सारे दांत नहीं बाहर निकले हैं, तो अब हम इंतज़ार करेंगे जब इसके सारे दांत आ जाएंगे, तो फिर आप लोग कीफ़ा ऑर्थोपेडिक के पास जाना, यानी ब्रेसेस के लिए ऑर्थोडोंटिक के पास, शायद इसे यही कहेंगे इंग्लिश में। तो इस दफ़ा इसने भी डॉक्टर ने हमें ना वो दे दिया है, उसका ओबावाइज़ुम कह लें कि अब हम लोगों ने अब उसके पास जाना है। तो डॉक्टर से फ़ारग होके मैंने इधर अरहम की वॉच देनी थी, इधर से हम लोगों ने ली हुई है। तो पिछले दिनों बैटरी इसकी चेंज करवाई थी, तो वो शायद सही नहीं है, तो वो हम लोगों ने वो इसे दी है इधर। और डीएम से मैंने सान पास्ता वगैरह और इस तरह की 1-2 चीज़ें लेनी है, वो लेके तो उसके बाद फिर हम लोगों ने घर जाना है। और मैं ये सोच रही थी, बल्कि मैंने अभी डेंटिस्ट से निकलते हुए ना असद की भी अपॉइंटमेंट करवाई है। मुझे आज ही पता चला है कि मैंने असद को तो अभी तक उसी ने डॉक्टर ने मेरे से पूछा था कि आपके बाकी बच्चे भी कहाँ जाते हैं,
बच्चा इनको थोड़ी होती है अपनी तरफ गाह खींचने का, डॉक्टरों को होता है इनके मरीज़ तो खैर नहीं, दांत कस्टमर ज़ाहिर है ढूंढते होते हैं। तो उसकी माँ थी आज, तो मुझे कह रही थी कि तेरे बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा है कि ये उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। तो उसने मुझे कहा है कि नहीं, अगली दफ़ा तो ना बाकी सबको भी कहना कि वो भी सारे, अच्छी बात है कि एक दफ़ा ना चेकअप साल में 1 या 2 दफ़ा उनका कंट्रोल ज़रूर करवाया करो दांतों का, क्योंकि बच्चों की ये जो अब बेहतर है कि टाइम पे ही होता रहे, ये ट्रीटमेंट तो सही रहता है। तो वो भी मैंने आते हुए समी और असद के लिए भी इनसे अपॉइंटमेंट करवाई है। किंदा और सैफ का ट्रीटमेंट मैंने दूसरे सिटी से करवाया था, जब इनको ब्रेसेस वगैरह लगे थे तो फिर मैं उधर लेके जाती होती थी। लेकिन अब ये जो हमारे सिटी में डॉक्टर है ना, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। इसको पहले वाले जो थे हमारे सिटी में इतना कोई अच्छा डेंटिस्ट नहीं था, तो फिर मैं इसलिए दूसरे शहर लेके जाती होती थी। वो भी बड़े काम होता था, वैसे 15-20 मिनट आपने जाना है और 15 मिनट का काम नहीं होता था, और 15-20 मिनट की ही वापसी की ड्राइव होती थी। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं इन बच्चों को ना इधर अपनी सिटी में लेके जाती हूँ, और अच्छा एक डॉक्टर हमारे सिटी में आ गया हुआ है। तो घर आके मैंने फिर जल्दी में मैंने यही सोचा कि मैं कोई दाल बना लेती हूँ अपने लिए, और बच्चों के लिए मैंने ना आज शाम को एक रेसिपी, मैंने ना ऐसे ही आलू बॉयल पड़े हुए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनका क्या करूँ। पहले मैंने ये सोचा था कि आलू की टिक्कियाँ बनाती हूँ ना, फिर वो मुझे धनिया नहीं था घर में, तो बगैर धनिया के फिर इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आता, और बेसन भी मेरे घर में ख़त्म हुआ हुआ है ना। इसके ऊपर आलू की टिक्की में बनाऊँ तो उसके ऊपर कोटिंग में ज़्यादातर बेसन की करती हूँ। तो फिर अब मैं ना इनके एग कटलेट्स बना रही हूँ, आलू और एग के कटलेट्स। तो उसके लिए मैंने आलूओं को मैश कर लिए, और अंडे जो है ना वो बॉयल होने के लिए रख दिए हुए हैं। और दाल ये वही अपना आसान सा जो तरीका है, मसाला भून के, तो ये मैं मूंग की धुली हुई दाल बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा घी में ज़्यादा डालती हूँ, और मसाला भून के दाल डाल देनी है, थोड़ा सा पानी डाल के जैसे पकने के लिए रख देना है। तो कटलेट एग पोटैटो कटलेट्स जो मैंने आज बनाने हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए आलूओं को मैंने मैश कर लेना है, और इसके अंदर सारे मसाले जाएंगे, नमक, मिर्च अपनी, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया, और खुश्क धनिया ग्राइंड किया हुआ भी और साबुत भी जाएगा, मेथी भी डालूंगी इसके अंदर, आमचूर का पाउडर जाएगा, इसके अलावा चाट मसाला और गरम मसाले का भी ना थोड़ा सा मैं इसको टच दूँगी। इन सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से डाल के इसको मिक्स कर लेना है, और जो अंडे मैंने बॉयल किए हैं उसके ऊपर इसकी कोटिंग होगी। ऐसे ही आप समझ लेंगे जिस तरह हम नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं ना, तो ये सेम वैसे ही बनेंगे। प्रोसेस इसका सारा वही है, कीमे की बजाय इसमें आलू की कोटिंग होनी है। तो ये बड़े मज़े के, खस्ता से, बड़े लजीज से बनते हैं। अच्छा जी, अंडे के ऊपर मैंने आलू की कोटिंग करके तो इसे साइड पे रख लेना है, और फिर बाद में इसका एक और प्रोसेस भी है, बल्कि इसके 2 और प्रोसेस हैं। फर्स्ट वाला ये है कि मैंने ब्रेड को पानी के अंदर डिप करके उसको फिर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, और इसको, ये जो मैंने बना के रखा हुआ है कबाब सा, इसको मैंने ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से लपेट देना है, और फिर बाद में इसके ऊपर अंडे की कोटिंग होगी, और फिर इसको मैंने फ्राई करना है। तो काफ़ी सारा, ये वैसे देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं था, फटाफट ही हो गया था। आलू अगर उबले हुए पड़े हुए हों और अंडे बॉयल पड़े हों तो ये जल्दी का काम है। इस तरह से इसको मैंने फिर पहले मैंने सबको रेडी करके रख लिया था, और फिर बाद में मैंने इन्हें फ्राई कर लिया। अच्छा, फ्राई करते हुए मैंने क्या किया था कि इनको मीडियम आंच पे इन्हें मैंने फ्राई किया था, ताकि ब्रेड जो है अच्छी तरह से पक जाए। और आलू और अंडे तो चूँकि पके हुए हैं, लेकिन ये है कि ब्रेड के अच्छी तरह से पकने का मैंने ना, इसलिए इसको मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इन्हें मैंने फ्राई किया था। और जो मेरी याद है, इनके साथ हमारे उधर फैसलाबाद में इनके साथ सैलड भी देते हैं, सर्व करते हैं। और इसके अलावा आप इसे दही, जो ज़ीरे वाला दही है वो, और इमली और आलू बुखारे की चटनी के साथ आप इसे खाएं तो बहुत मज़ा आता है इसका। तो ये देखें, इस टाइम मैंने इन्हें इस तरह से जो अंडे का मेज़ा है ना उसमें डिप करके, तो इन्हें लो हीट के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर इन्हें मैंने फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि ये सुनहरी से हो जाएं, गोल्डन से होने तक इनको मैंने फ्राई करना है। अच्छा, कुछ मैंने बनाए थे ब्रेड के साथ, और कुछ जो थे उन्हें मैंने खाली अंडे की कोटिंग और ब्रेड क्रम्स लगा के और अंडे की कोटिंग की थी। लेकिन दोनों तरह से ये बड़े मज़े के बनते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह से बनाना चाहें इन्हें बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने कट करके भी आप लोगों को दिखा दिया। ये इस तरह से नज़र आते हैं, टेस्ट में बहुत मज़े के हैं। आप चाहें तो इन्हें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और टी टाइम पे अगर आपके गेस्ट अचानक से आ जाएँ तो एज ए टी टाइम स्नैक भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने अबोनियन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लें। और फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।